ग्रीन कलर में हाईलाइट किया हुआ है और जो ब्लू कलर यहाँ पर बकल कैविटी में क्या क्या प्रेजेंट होता है इनका। हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज के वीडियो में हम लोग स्कोलियोडॉन के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में देखने वाले हैं। मतलब स्कोलियोडॉन के पाचन तंत्र को आज के वीडियो में हम लोग विथ डायग्राम समझने वाले हैं। यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हो स्कोलियोडॉन का। और ये जो आपका स्कोलियोडॉन है इसे क्या कहा जाता है, इसका एक और नाम होता है डॉग फिश। इसे डॉग फिश के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो मछली होती है, इस टाइप का जो फिश होता है वो मेनली समुद्र में पाया जाता है और इसे मरीन फिश भी कहा जाता है। अब सवाल ये है कि आखिर इसे डॉग फिश क्यों कहा जाता है, क्योंकि जैसे डॉग अपने खाने पीने की चीजों को अच्छे से स्मेल कर पाते हैं, उसी तरीके से ये जो फिश होते हैं वो भी अपने खाने पीने की चीजों को अच्छी तरीके से स्मेल करके उसे तुरंत ढूंढ लेते हैं। बहुत सारी ऐसी कैरेक्टर है जो कि डॉग से मिलते हैं, इसलिए इसे डॉग फिश भी कहा जाता है। यहाँ पर आप स्क्रीन में एक और इमेज देख रहे हो जो कि स्कोलियोडॉन का डाइजेस्टिव सिस्टम है। उस डायग्राम को मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ और उसे बनाकर भी दिखाऊंगी कैसे आप लोग इस एग्जाम में बनाओगे, और एक एक चीजों को हम लोग यहाँ पर डिटेल में समझने वाले हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। बाकी के लेक्चर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के प्लेलिस्ट के लिंक में मिल जाएगा, वहां पर और भी चैप्टर के लिंक आपको मिलेंगे। ये हमारा लायन बैच है। तो चलिए गाइस स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग आज का टॉपिक, जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ स्कोलियोडॉन। यहाँ पर मैं आपको जो भी बातें बताऊंगी उसको आपको नोट डाउन करते जाना है रफली। तो इससे क्या है, कोई भी टॉपिक आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा, है ना। तो देखिए जो स्कोलियोडॉन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, मतलब उनका जो पाचन तंत्र है, उन्हें हम दो कैटेगरी में डिवाइड किए हुए हैं। आगे जब हम इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में समझेंगे तो उन्हें हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके समझेंगे। सबसे पहला होगा आपका, देखिए यहाँ पर सबसे पहला है आहार नाल, जिसे हम लोग एलिमेंट्री केनाल कहते हैं, और दूसरा होगा पाचक ग्रंथियां, जिसे हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड कहते हैं, है ना। तो उनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी अंग हैं, उन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर एलिमेंट्री केनाल के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो एलिमेंट्री केनाल के अंतर्गत सबसे पहला आता है माउथ, जिसे हम मुख कहते हैं। सेकंड नंबर का आता है मुख गुहिका, जिसे बकल कैविटी कहा जाता है। एक एक को मैं आप लोगों को डायग्राम दिखा करके अच्छे से समझाते जाऊंगी, तो यहाँ पर आप लोग इसको रफली नोट करते जाओ। थर्ड नंबर में आएगा आपका ग्रसनी, जिसे फेरिंग्स कहा जाता है। फोर्थ नंबर में आएगा ग्रसिका, जिसे इसोफेगस कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका अमाशय, जिसे स्टमक कहा जाता है। देन है आंत, इंटेस्टाइन, और लास्ट में होगा मलाशय। तो ये जो 7 चीजें हैं वो आपके किसके अंतर्गत आते हैं, एलिमेंट्री केनाल मतलब आहार नाल के अंतर्गत आते हैं, जो कि मुख से प्रारंभ होकर रेक्टम तक, मतलब जो एनस होते हैं, गुदा द्वार होते हैं, वहां पर जाकर के खत्म होते हैं, वो आपका एलिमेंट्री केनाल कहलाता है। सेकंड नंबर में जो आपका पाचक ग्रंथियां होगा, उसे कौन कौन सा है पाचक डाइजेस्टिव ग्लैंड, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला है लीवर, मतलब ये सारे क्या है, ग्लैंड्स हैं, है ना। लीवर हो गया। सेकंड नंबर में अग्नाशय, जिसे हम कहते हैं पैंक्रियास, रेक्टल ग्लैंड, और लास्ट में क्या है, स्प्लीन। तो यहाँ पर जितने भी चीजें हैं उसे मैं क्या करूंगी, आपको एक एक करके अच्छे से समझाते जाऊंगी डायग्राम में। और अगर ये टॉपिक आपके एग्जाम में आता है ना गाइस, तो आपको डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि डायग्राम बनाओगे तभी आपको अच्छे से मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले क्या करेंगे, एलिमेंट्री केनाल को मैं पहले अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, देन उसके बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड को एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए एलिमेंट्री केनाल में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं माउथ के बारे में, मुख के बारे में। तो चलिए गाइस सबसे पहले हम लोग एलिमेंट्री केनाल का सबसे पहला है आपका माउथ, जिसे हम कहते हैं मुख, उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर जो भी पॉइंट्स है उसको आप लोग नोट कर लेना, है ना। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका मुख कहाँ पर होता है। एक बार आप डायग्राम में यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका है स्कोलियोडॉन, वेट जस्ट मिनट, ये है आपका स्कोलियोडॉन। ये वाला क्या है हिस्सा, इनका हेड है, सिर है ना। और यहाँ पे आप देख रहे हो आइस, आप लोगों को यहाँ पर शो हो रहा होगा, ये इनका क्या है, आइस है। और आइस के जस्ट नीचे यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस शेप में होता है ये इनका माउथ, ओरल। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसका पोजीशन देख लेते हैं कि आखिर ये जो माउथ है वो कहाँ पर पाया जाता है। तो देखो यहाँ पर वेंट्रल साइड ऑफ द हेड, हेड का जो वेंट्रल साइड है, मतलब सिर के अधर तल पर इनका जो मुख होता है, इनका माउथ जो होता है वो प्रेजेंट होता है। सेकंड नंबर में यहाँ बड़ा अर्धचंद्राकार छिद्र, अगर आप इसका शेप देखोगे तो ये अर्धचंद्राकार शेप का क्या होता है, दिखाई देता है, जिसे हम लोग क्रिसेंटिक भी बोलते हैं, है ना। तो ये जितने पॉइंट्स है उसको आप लोग नोट करते जाओ। सबसे पहला क्या बताया मैंने कि इनका जो माउथ होता है वो सिर के अधर तल पर पाया जाता है, जिसे हम लोग वेंट्रल साइड ऑफ द हेड कहते हैं। सेकंड नंबर में है इनका जो माउथ होता है, उनके अगर हम शेप की बात करें तो ये अर्धचंद्राकार बड़ा छिद्र होता है। अगली बात, अगर हम इसके दांत की बात करें
यहाँ पर आप तीठ देख सकते हो, अगर आप लोगों को डायग्राम में अच्छे से शो हो रहा होगा तो इनके जो तीठ होते हैं, जैसे हम मनुष्य के जो तीठ होते हैं ना, वैसा नहीं होते हैं इनके तीठ बहुत सारे होते हैं, है ना। और ऐसे शेप में एक जगह नहीं होते हैं, पूरा अलग अलग जगह कहीं भी ये जो तीठ होते हैं वो व्यवस्थित हो सकते हैं। मतलब जो इनके ये वाला हिस्सा होता है उसमें बहुत सारे तीठ होते हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहला क्या कहा जा रहा है, समदंती। समदंती का मतलब क्या होता है, होमोडोंट। होमोडोंट का मतलब होता है इनमें ऐसे तीठ पाए जाते हैं जो कि बहुत सारे होते हैं और सेम होते हैं। समझ रहे हो, समदंती का मतलब क्या होता है, ऐसे तीठ जो कि बिल्कुल सेम हो। जैसे कि अगर हम अपने तीठ की बात करें तो हमारे माउथ में जितने भी तीठ होते हैं, जितने भी दांत होते हैं वो अलग अलग शेप के होते हैं, है ना। लेकिन जो स्कॉलियोडोन में जो दांत पाए जाते हैं वो लगभग सारे सभी जो है वो सेम शेप के होते हैं और बहुत सारे होते हैं। इनके जो दांत होते हैं वो जो भी उनके शिकार है उनको पकड़ने के या फिर वो बाहर मत निकले उसके काम आता है इनके दांत। अगला है देखो बहुबार दंती, जिसे हम लोग पॉलीफियोडोंट कहते हैं। तो पॉलीफियोडोंट क्या होता है, बहुबार दंती उस टाइप के दांत को कहा जाता है जो कि बार बार उगते हैं और बार बार टूटते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो हमारा दांत एक बार टूटता है फिर बार उग जाता है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि बार बार टूट रहा है बार बार उग रहा है। लेकिन जो स्कॉलियोडोन के जो तीठ होते हैं ना वो बार बार टूटते हैं और बार बार नया दांत उसके जगह क्या होता है, उगते जाता है, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, बहुबार दंती कहते हैं। तो यहाँ पे जितने भी मैं मीनिंग्स बता रही हूँ ना उसको लिखते जाओ। समदंती मतलब क्या होता है, सेम शेप के, इनका जो आकार होता है, इन दांतों का आकार बिल्कुल एक जैसे होता है। बहुबार दंती मतलब क्या समझे आप, पॉलीफियोडोंट मतलब बार बार उगते हैं और बार बार झड़ते भी हैं इनके दांत। अगला है हायोडोंट। हायोडोंट मतलब क्या होता है, बहुत सारे होते हैं और काफी ज्यादा नुकीले होते हैं। आया समझ में आपको इतना। तो माउथ में देखो, माउथ में इनका तीठ भी आता है ना, माउथ में इनके लिप्स भी आते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर तो इनका जो माउथ होता है वहां पर मोटे मोटे लिप्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। खैर लिप्स के बारे में बुक में नहीं दिया है, बट फिर भी इनमें जो लिप्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और इनके जो दांत होते हैं, इनके जो तीठ होते हैं वो काफी ज्यादा नुकीले होते हैं और धारदार होते हैं। आया गया समझ में। तो दांत के बारे में जो मैं पॉइंट बताई ना उसको विथ इसका जो मीनिंग है उसके साथ लिखना आप लोग, और इसका जो माउथ है उसका शेप भी लिख देना और कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये लिख देना। जो 4 से 5 पॉइंट बताई हूं ना, इतना भी अगर लिख दोगे तो काफी है माउथ के लिए, ओरल के लिए। आ गया समझ में माउथ, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला पॉइंट देख लेते हैं, एलिमेंट्री किनारे का पॉइंट देख लेते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं मुख गुहिका या फिर बकल कैविटी। तो देखो यहाँ पर बकल कैविटी में क्या क्या प्रेजेंट होता है, इनका सबसे मेन पॉइंट है आपका टंग। मतलब जो स्कॉलियोडोन के जो टंग्स होते हैं वो भी बकल कैविटी के अंतर्गत ही आते हैं। ध्यान रखना, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। माउथ में कभी भी अगर आप माउथ का पॉइंट लिखोगे उसमें टंग को इंक्लूड मत करना, क्योंकि जो टंग होता है वो स्कॉलियोडोन के बकल कैविटी के अंतर्गत आते हैं, है ना। और कभी भी बकल कैविटी में तीठ को इंक्लूड मत करना, क्योंकि जो उनका तीठ है वो माउथ के अंतर्गत आता है। आया समझ में आप लोगों को। चलिए बकल कैविटी का मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पर स्कॉलियोडोन आप देख सकते हो और आप स्कॉलियोडोन का ये जो तीठ है ना वो भी देख सकते हो। तो ये तीठ है और ये इनका माउथ है, और इनके जो अंदर वाला पार्ट होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है, बकल कैविटी कहलाता है। और बकल कैविटी में ही क्या प्रेजेंट होते हैं, टंग मतलब जीभ प्रेजेंट होते हैं। यहाँ तक आया आप लोगों को समझ में। चलिए इसके पॉइंट कुछ बताती हूँ मैं। सबसे पहला तो इनका जो बकल कैविटी होता है वो मोटी श्लेष्मा झिल्ली, मतलब इनका जो अस्तर है वो म्यूकस मेम्ब्रेन से बना होता है। मतलब ये वाला जो इनका अस्तर होता है वो फ्लोर होता है वो क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन से बना होता है, श्लेष्मा झिल्ली से बना होता है। तो बकल कैविटी में सबसे पहला पॉइंट क्या लिखोगे कि जो बकल कैविटी होता है उसका जो फ्लोर होता है, उसका जो अस्तर होता है वो मोटी श्लेष्मा झिल्ली से मिलकर के बना होता है, मोटी म्यूकस मेम्ब्रेन से मिलकर के बना होता है। सेकंड नंबर का चीज है इसमें टंग पाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो जीभ प्रेजेंट होता है स्कॉलियोडोन में। इस जीभ का सबसे मेन काम होता है जो भी इनके शिकार हैं, जो भी जीव हैं, उनको निगलने में ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। आया समझ में। जो टंग होते हैं उनका मेन काम होता है जो शिकार है उसको निगलने में हेल्प करना। जो टंग होते हैं वो नॉन मस्कुलर होते हैं, मतलब वो पेशी विहीन होते हैं। टंग के आप क्या क्या कैरेक्टर लिखोगे, क्या क्या प्रॉपर्टीज लिखोगे कि जो टंग्स होते हैं वो नॉन मस्कुलर होते हैं, मतलब पेशी विहीन होते हैं, और ये ग्रंथि विहीन भी होते हैं। इनमें कोई भी ग्लैंड पाया नहीं जाता है, मीन्स ये नॉन ग्लैंडुलर होते हैं। आया समझ में। तो जीभ का ये दो जो मेन
पॉइंट है ना, नॉन मस्कुलर और नॉन ग्लैंडुलर, पेशी विहीन और ग्रंथि विहीन को क्या करना है, आपको इंक्लूड करना है। एक मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इनमें कोई भी लार ग्रंथि नहीं पाया जाता है, कोई भी स्लेवरी ग्लैंड नहीं पाया जाता है। स्लेवरी ग्लैंड जो होते हैं वो स्कोलियोडॉन में एब्सेंट होते हैं, है ना। और बकल कैविटी में आपको स्लेवरी ग्लैंड मतलब जो लार ग्रंथि है उसको भी बकल कैविटी में ही लिखना है। तो समझ में आ गया बकल कैविटी कौन सा वाला हिस्सा होगा, जो टंग्स वाला, जहां हम अपने माउथ में भी आप फील करके देखो, जो आपका टंग वाला हिस्सा है, टंग के ऊपर वाला जो फ्लोर है वही क्या होता है, बकल कैविटी होता है, मुख गुहिका होता है। सेम तो स्कोलियोडॉन में भी होता है। आ गया समझ में आप लोगों को? तो ये जितने भी पॉइंट्स है ना गाइस, उसको बकल कैविटी में क्या कर लेना, आप लोग इंक्लूड कर लेना। ये 4 से 5 पॉइंट आप लोग बकल कैविटी में इंक्लूड कर लेना। चलिए आगे का मैं आप लोगों को एलिमेंट्री कैनाल का पॉइंट यहाँ पर बता देती हूँ। तो चलिए गाइस, 3rd नंबर का हम लोग देख लेते हैं, जिसका नाम है फेरिंग्स, जिसे हिंदी में इसे ग्रसनी भी कहा जाता है। यहाँ पर आप डायग्राम देखो, ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, ग्रसनी कहलाता है। देखो माउथ हम लोग पढ़ लिए, बकल कैविटी हम लोग पढ़ लिया, बकल कैविटी के जस्ट अंदर वाला जो पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, इनका फेरिंग्स कहलाएगा, ग्रसनी कहलाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो इनके फेरिंग्स को, काफी सारे आपको यहाँ पर देखो ऐसे फोल्ड भी नजर आ रहे हैं। अगर हम अपने भी गले को देखें तो हमारे गले के अंदर भी काफी सारे फोल्ड पाए जाते हैं। वो क्या काम आते हैं, फूड को ढकेलने के काम आते हैं। तो यहाँ पर भी सेम यही चीज है, इनके जो फेरिंग्स हैं ग्रसनी, उनमें भी काफी सारे फोल्ड्स पाए जाते हैं। और इनका जो स्तर है वो मोटी श्लेष्मा झिल्ली से क्या होता है, बना रहता है। म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा ये निर्मित होता है इनका फेरिंग्स। ठीक है, अगला देखो, ये फूड को ढकेलने के काम तो आता ही है, लेकिन साथ ही साथ ये श्वसन क्रिया में भी क्या करते हैं, भाग लेते हैं, रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं। कौन, फेरिंग्स। याद रखना आप लोग, एक पॉइंट को नोट कर लो कि जो फेरिंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं। ठीक, अगला देखो, जो इनकी मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, 5 जोड़ी क्लोम दरार, मतलब जो गिल स्लिट्स होते हैं और स्पाइरेकल से क्या होते हैं, छिद्रित होते हैं। आया समझ में? इनकी जो मेम्ब्रेन है, इनकी कौन से मेम्ब्रेन से मिलकर के बने होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन। तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उनमें क्या पाया जाता है, काफी सारे छिद्र पाए जाते हैं। 5 जोड़ी क्लोम दरार, गिल स्लिट्स और स्पाइरेकल के द्वारा छिद्रित होता है। इसलिए तो कहा जाता है ना कि ये रेस्पिरेशन, श्वसन क्रिया में भी क्या करते हैं, भाग लेते हैं। कौन, फेरिंग्स। आया आपको फेरिंग्स के बारे में समझ, लिख लोगे इतना फेरिंग्स का पॉइंट। ये 3 से 4 पॉइंट जो भी मैं आप लोगों को बताई हूँ ना, ये फेरिंग्स के बारे में क्या कर लेना, इंक्लूड कर लेना। चलिए यहाँ तक तो मैं पूरा डायग्राम दिखा करके समझा दी हूँ आप लोगों को। अब मैं बनाने वाली हूँ इनका डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि जो अंदर का पार्ट्स है ना वो मैं आप लोगों को यहाँ पर डायग्राम बना करके बताऊंगी। एग्जाम में आप लोग कैसे डायग्राम बनाओगे वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए हम लोग आगे के भी इनके पॉइंट्स देख लेते हैं। तो चलिए गाइस, अगला हम इसोफेगस के बारे में देखते हैं, जिसे ग्रसिका कहा जाता है। यहाँ पर आई होप आप लोगों को डायग्राम क्लियर शो हो रहा होगा। एक बार मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, तो अब आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा डायग्राम, है ना। एक एक करके मैं आप लोगों को यहाँ पर सारे पॉइंट्स को बताते जा रही हूँ। इसोफेगस के बारे में हम लोग देख लेते हैं। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ आप लोगों को इमेज क्लियर दिख रहा है कि नहीं। थोड़ा सा मैं ISO को कम कर देती हूँ ताकि आप लोगों को और क्लियर दिखे, है ना। चलिए, तो अभी तक हम लोग क्या क्या चीज़ के बारे में पढ़ लिए। तो ये जो डायग्राम है ना, वही क्या है, मेन इंपॉर्टेंट है। और इसी डायग्राम को क्या करना है, आपको एग्जाम में बनाना है। खैर यहाँ पर स्क्रीन में मैं आप लोगों को और अच्छे से डायग्राम दे दूंगी ताकि क्लियर दिखे। तो देखो, जो स्कोलियोडॉन है, सबसे पहले इसके हम लोग हेड की बात करें तो ये वाला कौन सा हिस्सा है, इसका हेड वाला हिस्सा है। और अभी तक हम लोग इनके माउथ के बारे में पढ़ चुके हैं। वेट 2 मिनट ओनली। तो अभी तक हम लोग इनके माउथ के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, इनका ओरल कहलाता है, माउथ कहलाता है। माउथ में ये हमारा तीट होता है, इनका तीट के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। टंग के बारे में, मतलब जीभ के बारे में भी मैं यहाँ पे बता चुकी हूँ आप लोगों को। यहाँ पे इसका आई प्रेजेंट होता है ना। ये जो हिस्सा है वो पूरा कौन सा पार्ट है, इनका हेड वाला पार्ट है। आया गया यहाँ तक समझ में। बकल कैविटी कौन सा था, माउथ के जस्ट नीचे वाला जो फ्लोर है वो क्या है, इनका बकल कैविटी का फ्लोर है, जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन से बना होता है। आया समझ में। म्यूकस मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे फेरिंग्स पाया जाता है। ये वाला हिस्सा क्या होता है आपका, बकल कैविटी के जस्ट नीचे फेरिंग्स वाला हिस्सा है। और मैं क्या बताई थी कि इनमें छिद्र पाया जाता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 जोड़ी यहाँ पर इंटरनल गिल
पाउच पाया जाता है जो कि क्या करते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। यहाँ तक तो हम लोग पूरा पढ़ चुके थे, ठीक है, एक एक का डायग्राम मैं आप लोगों को दिखा चुकी थी। बट हम लोग पढ़ने वाले हैं इसोफेगस के बारे में। फेरिंक्स के जस्ट नीचे ये वाला जो आपका हिस्सा है ना, वो क्या कहलाता है, इसोफेगस कहलाता है। आया समझ में? यहाँ पर देखो जो मैंने ग्रीन कलर का हाईलाइट किया हुआ है वो क्या है, स्कोलियोडॉन का स्टमक है। आया गई समझ में? खैर स्टमक के बारे में तो मैं आप लोगों को आगे अच्छे से बताऊंगी। अभी आप लोग देखो इसोफेगस के बारे में। यहाँ पे देखो इसोफेगस प्रेजेंट है। इसोफेगस का मेन काम होता है फूड को आगे ढकेलने, मतलब स्टमक में अमाशय में भेजने का काम कौन करता है, फूड को इसोफेगस ही करते हैं। यहाँ पे मैंने जो लाइन बनाया हुआ है इसमें बहुत सारे लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड पाए जाते हैं। लॉन्गिट्यूडनल जो फोल्ड्स होते हैं वो फूड को आगे ढकेलने का काम करता है। इसोफेगस का जो लास्ट सिरा होता है वो जस्ट स्टमक से क्या रहता है, जो अमाशय है उससे क्या रहता है, अटैच रहता है। इसोफेगस और ये जो अमाशय है उसके बीच में एक वॉल्व पाया जाता है जिसे इसोफेजियल वॉल्व कहा जाता है। जो वॉल्व होता है बिल्कुल ये वाले हिस्से को क्या कहते हैं हम लोग, इसोफेजियल वॉल्व कहते हैं। आ गया समझ में आप लोगों को? इतना क्लियर हुआ यहाँ तक आप लोगों को इसोफेगस के बारे में, है ना? चलिए अब हम लोग आगे स्टमक के बारे में देखेंगे गाइस। हम लोग अगला एलिमेंट्री कैनाल देख लेते हैं जिसका नाम है स्टमक। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना क्योंकि मैं वीडियो के लास्ट में आप लोगों को नोट्स भी दे दूंगी। तो अभी मैं यहाँ पर जो जो पॉइंट्स बोलते जाऊंगी ना, आप लोग उसको रफली नोट करते जाना ताकि आगे आपको काम आए, है ना? चलिए आगे हम लोग स्टमक का देख लेते हैं। आई होप आप लोगों को डायग्राम क्लियर शो हो रहे होंगे। ठीक, एक बार मैं ISO थोड़ा चेक कर लेती हूँ। चलिए मैं ISO को थोड़ा सा कम कर दी ताकि आप लोगों को और अच्छे से क्लियर दिखे। तो हम लोग लास्ट टाइम इसोफेजियल वॉल्व तक हम लोग पढ़ चुके थे। मतलब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ तक हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यहाँ तक ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसोफेजियल वॉल्व तक। अब हम लोग आते हैं स्टमक के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो ग्रीन कलर में हाईलाइट किया हुआ है और जो ब्लू कलर में हाईलाइट किया हुआ है वो दोनों क्या है, स्टमक है। अब सवाल ये है कि आखिर ये दोनों स्टमक कैसे हैं। तो देखो जो स्कोलियोडॉन के जो स्टमक होते हैं ना वो वी शेप के होते हैं। देखो वी शेप कैसे, ये आपका ये पहला स्टमक हो गया और ये दूसरा स्टमक। बेसिकली इसमें दो टाइप के स्टमक पाए जाते हैं। तो अगर आप लोग देखोगे ना तो इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, वी शेप का होता है, जस्ट ऐसा, ये ऐसा। आया समझ में? वी शेप का क्या होता है, स्टमक होता है। तो मैंने इसे दो अलग अलग कलर से इसे थोड़ा सा हाईलाइट किया हुआ है। तो जो पहले जो आप ग्रीन कलर का जो स्टमक देख रहे हो वो क्या स्टमक कहलाता है, आपका कार्डियक स्टमक कहलाता है। पहला स्टमक क्या है आपका, कार्डियक स्टमक। ठीक, जो ग्रीन कलर का आप लोगों को स्टमक अमाशय शो हो रहा है उसको क्या बोलोगे, कार्डियक स्टमक, नोट कर लो। और सेकंड नंबर का जो ब्लू कलर का जो पतला सा ये दिख रहा है स्टमक वो क्या कहलाता है आपका, पाइलोरिक स्टमक कहलाता है। कार्डियक स्टमक और पाइलोरिक स्टमक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आता है कि स्कोलियोडॉन का जो स्टमक होता है ना उसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है अच्छे से समझने के लिए। पहला होता है आपका कार्डियक स्टमक और दूसरा क्या होता है, पाइलोरिक स्टमक। अब देखो एक चीज और, कार्डियक स्टमक और पाइलोरिक स्टमक के बीच में एक सैक पाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है, ब्लाइंड सैक कहा जाता है। देखो यहाँ पे छोटा सा ये उभार टाइप से रहता है, ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है आपका, ब्लाइंड सैक कहलाता है। इन दोनों के बीच में एक वॉल्व भी पाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं स्फिंक्टर वॉल्व। ये जो वॉल्व होता है वो स्टमक में प्रेजेंट होता है। तो स्टमक के बारे में जो भी लिखोगे ना तो ये सारे पॉइंट को लिखना है कि जो स्टमक होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, कार्डियक स्टमक, पाइलोरिक स्टमक। और कार्डियक स्टमक और पाइलोरिक स्टमक के बिटवीन ब्लाइंड सैक भी प्रेजेंट होता है और इसमें दोनों के बीच एक वॉल्व पाया जाता है जिसे स्फिंक्टर वॉल्व भी हम लोग कहते हैं। आया गई समझ में? अब एक चीज और देखो, जो पाइलोरिक स्टमक होता है, जो इसका ये जो उभरा वाला पार्ट दिख रहा है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बर्सा एंटियाना। ये सारे जो नाम है उसको क्या करना है, आप लोगों को याद करते जाना है। देखो इसका जो फिजियोलॉजी है ना, ये सब का क्या क्या काम है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है गाइस? तो स्टमक आप लोगों को समझ में आ गया। और देखो स्टमक ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, जो स्टमक होते हैं वो भी किससे बने होते हैं, इनका जो फ्लोर होता है वो भी अगेन म्यूकस मेम्ब्रेन से क्या होता है, बना होता है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। तो ये है आपका स्टमक, लिख लो, ड्रॉ कर लोगे डायग्राम। तो एग्जाम में आप लोगों को पूरा डायग्राम बनाना है, ठीक है? चलिए स्टमक आप लोगों को समझ में आ गया।
अब आगे हम लोग और भी देख लेते हैं इंटेस्टाइन के बारे में। इंटेस्टाइन का, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, आंत कहते हैं, है ना। तो देखो ग्रीन कलर का, जो डार्क ग्रीन कलर का ये जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है ना, ये पूरा क्या है, इंटेस्टाइन है। थोड़ा सा मैं हाईलाइट करती हूँ इंटेस्टाइन को। देखिए पाइलोरिक स्टमक के बाद से क्या निकलता है, इंटेस्टाइन निकलता है ना। जो बर्सा एंटियाना जो मैं बताई ना कि जो पाइलोरिक स्टमक है उनका जो सबसे लास्ट वाला हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है, बर्सा एंटियाना कहलाता है। और इसी बर्सा एंटियाना से देखो निकला होता है, थोड़ा सा मैं ऐसे दिखा देती हूँ ताकि आपको क्लियर समझ आए। ये हमारा स्टमक है, कार्डियक स्टमक, पाइलोरिक स्टमक, और इसके बाद से ये क्या है, पूरा आपका स्कोलियोडॉन का इंटेस्टाइन है। आ रहा है गाइस समझ में। तो देखो इंटेस्टाइन में ना काफी सारे वॉल्व पाए जाते हैं, काफी सारे फोल्ड पाए जाते हैं। देखो इस तरीके से काफी सारे ऐसे फोल्ड पाए जाते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, स्क्रॉल वॉल्व। वेरी इंपॉर्टेंट है स्क्रॉल वॉल्व। ये क्या काम करते हैं, भोजन को, जो भी स्टमक से जो भी भोजन आ रहा है, जो भी फूड आ रहा है, उसको तेजी से रेक्टम तक, जो एनस तक जाने से रोकता है। क्यों रोकता है भाई, क्योंकि जो भी खाना है उनका इंटेस्टाइन में, आंत में क्या होता है, अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। उसमें जो भी वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको क्या करते हैं, इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस वजह से जो फूड है वो एकदम तेजी से रेक्टम तक मत चला जाए, कुछ टाइम तक इंटेस्टाइन में रोक करके रखने का काम स्क्रॉल वॉल्व ही करते हैं। आया समझ में। तो क्या लिखोगे, इंटेस्टाइन का बर्सा एंटियाना से इनका जो है वो स्टार्टिंग होता है, और ये जो इंटेस्टाइन है वो कहाँ पे जाके खत्म होता है, रेक्टम के ओपनिंग तक जा करके ये क्या होता है, इनका एंड होता है। आया समझ में, ठीक है गाइस। चलिए इंटेस्टाइन हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं क्या। चलिए गाइस, आप लोगों को इंटेस्टाइन समझ में आ गया, और मैंने क्या बताया था कि जो इंटेस्टाइन का जो एंड होता है वो कहाँ पे जाके खत्म होता है, एनस, जिसे हम लोग रेक्टम भी कहते हैं, वहां पर जाकर के खत्म होता है। मतलब अब जो भी खाना था वो पूरा डाइजेस्ट हो चुका है, रेक्टम के थ्रू जो खाना है वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो मैंने पर्पल कलर से शो किया हुआ है ना, पर्पल कलर से, वो क्या है, ओपनिंग ऑफ रेक्टम है ना। और इनके जो भी ग्लैंड है, जैसे यहाँ पे देखो रेक्टल ग्लैंड, उसके बारे में तो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी, ठीक है। और यहीं पे ही यूरेटर भी पाया जाता है, मतलब उनका जो भी यूरिन वगैरह है वो यहीं से ही क्या होते हैं, आउट होते हैं। और ये वाला हिस्सा क्या है, इसका पूंछ वाला हिस्सा होता है। आया इतना समझ में। तो हम लोग का कंप्लीट होता है एलिमेंट्री केनाल। एलिमेंट्री केनाल जो आहार नाल है वो हमारा कंप्लीट होता है। और मैंने क्या बताया, आहार नाल कहाँ से शुरू होता है, इस माउथ से शुरू हो करके बकल कैविटी से होते हुए फेरिंग्स, ईसोफेगस और स्टमक, कार्डियक स्टमक, पाइलोरिक स्टमक, बर्सा एंटियाना, इंटेस्टाइन और रेक्टम पर जाकर के ये कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो पूरा हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है, आपका एलिमेंट्री केनाल, स्कोलियोडॉन का एलिमेंट्री केनाल कहलाता है। समझ में आ गया आप लोगों को डायग्राम। तो इस डायग्राम को आपको रफली बना के क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। चलिए ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे गाइस, पाचक ग्रंथि, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में देख लेते हैं। सबसे बड़ा ग्लैंड होता है लीवर। यहाँ पे देखो पर्पल कलर का जो आप लोगों को शो हो रहा होगा, ये क्या है, लीवर है। ठीक, थोड़ा सा हाईलाइट करती हूँ मैं। तो ये लीवर ग्लैंड है। और हमारे शरीर की भी अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा होता है, लीवर ही होता है। स्कोलियोडॉन की बात करें तो इनके शरीर में भी जो ये लीवर होता है वो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। ठीक, लीवर। और लीवर में एक सेल पाया जाता है जिसे कुफर सेल कहते हैं। काफी सारे कुफर सेल लीवर में क्या होते हैं, प्रेजेंट रहता है ना। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेना कि जो लीवर होते हैं उनमें क्या पाए जाते हैं, कुफर सेल प्रेजेंट होते हैं। खैर मैंने नोट्स में पूरा लिखा हुआ है। और देखो यहाँ पे लीवर के पास ही गाल ब्लैडर पाया जाता है। ये भी डायग्राम में आप देख सकते हो। ये वाला जो हिस्सा होता है ना वो क्या कहलाता है, गाल ब्लैडर कहलाता है। क्या काम होता है गाल ब्लैडर का, देखो लीवर से जो भी बाइल सीक्रेट हो रहा है उसको कलेक्ट करने का काम कौन करता है, गाल ब्लैडर करता है। ठीक, आ गया समझ में। लीवर कहाँ भी प्रेजेंट रहता है, स्कोलियोडॉन के शरीर के अधिकांश हिस्से को कौन घेर करके रखता है, लीवर ही घेर करके रखते हैं। और ये स्टमक के पास ही क्या रहते हैं, प्रेजेंट होते हैं, कौन, लीवर। तो सबसे पहला जो लीवर है वो डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंतर्गत आते हैं, वो हम लोग का कंप्लीट हो गया है।
जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, यकृत भी कहा जाता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट ग्लैंड के बारे में देख लें। ग्लैंड कौन सा है हम लोग का, पैंक्रियास। यहाँ पे देखो पैंक्रियास प्रेजेंट है, थोड़ा सा हाईलाइट करके देखो, पिंक कलर से मैंने ड्रॉ किया हुआ है। ये क्या है, पैंक्रियास है ना। ये भी क्या है, एक प्रकार का ग्लैंड ही है जो कि स्कोलियोडोन में प्रेजेंट होता है। स्टमक जो हमारा कार्डियक स्टमक है और जो पाइलोरिक स्टमक है उसके बीच में प्रेजेंट होते हैं क्या, पैंक्रियास। ठीक, आया समझ में। चलिए आगे मैं आप लोगों को बताती हूँ इसके रेक्टल ग्लैंड के बारे में। देखो रेक्टम से निकला होता है यहाँ पर रेक्टम ग्लैंड। ये भी मैं आप लोगों को इसे थोड़ा सा पर्पल कलर के पेन से थोड़ा सा ड्रॉ कर देती हूँ। ये क्या है, रेक्टल ग्लैंड है। ये भी स्कोलियोडोन में डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंतर्गत आते हैं जो कि रेक्टम के और इंटेस्टाइन के पास प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इनका क्या काम है, रेक्टल ग्लैंड का मेनली क्या वर्क है स्कोलियोडोन में, इसका अभी तक कोई जानकारी नहीं है कि एक्चुअल में इसका क्या वर्क है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। का ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। मैं आप लोगों को नोट्स दे देती हूँ, बट थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर समरी देख लो कि देखो अगर हम इसकी फिजियोलॉजी की बात करें ना, इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो जो स्कोलियोडोन होते हैं वो माउथ के थ्रू क्या करते हैं, जस्ट वेट मिनट, माउथ के थ्रू क्या करते हैं, वो भोजन को निगलने का काम करते हैं, है ना। माउथ के थ्रू भोजन को निगलने का काम करते हैं। जैसे कि हम लोग भोजन को चापते हैं, काटते हैं, वैसा नहीं करते हैं, डायरेक्ट वो जीभ के थ्रू भोजन को क्या कर लेते हैं, निगल लेते हैं। और निगलने के बाद ये सीधा इसोफेगस से होते हुए फूड कहाँ पर आ जाता है, स्टमक में आ जाता है। और स्टमक में क्या प्रेजेंट होता है, जठर रस, मतलब जो भी जूस, स्टमक जो भी जूस वगैरह प्रेजेंट होते हैं, HCl वगैरह, वो क्या करते हैं, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का या फिर गलाने का काम करते हैं। और यहाँ से जो सेमी सॉलिड फूड है, मतलब जो आधा पचा हुआ जो भोजन है, वो कहाँ चले जाता है, इंटेस्टाइन में चला जाता है। इंटेस्टाइन में आप लोगों को बहुत सारे वॉल्व के बारे में बताई। जो वॉल्व होते हैं वो फूड को रोक करके रखते हैं और उसको इंटेस्टाइन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। इसके बाद जो भी फूड है वो रेक्टल के थ्रू क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। आया समझ में। चलिए आप लोग क्या कर लीजिए, नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट्स वेरी वेरी हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम में लिखने के लिए। अगर आप लोगों को बीएससी जूलॉजी का कंप्लीट नोट्स चाहिए तो आप लोग को यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर शो हो रहा है, PDF फॉर्म में आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा। आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हो। अगर जूलॉजी का नोट्स कंप्लीट हो गया होगा तो आप लोगों को मिल जाएगा। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आज का जो हमारा स्कोलियोडोन का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। और इसके बाद हम लोग कौन सा टॉपिक देखेंगे गाइस, मेढक फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे, है ना। तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट लेक्चर था। आगे के लेक्चर भी आप लोगों को मिलते जाएंगे चैनल में, तो चैनल पर बने रहिएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बीएससी जूलॉजी के लिए वेरी वेरी हेल्पफुल होगा। और केमिस्ट्री के वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड करके रखा हुआ है। तो आज के लिए इतना ही गाइस। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।